नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेलियर्स और शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब बोहर का मॉडल जो होता है, बोहर मॉडल के जो पोस्टुलेट थे वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे और उसकी सक्सेसेस क्या क्या थी वो भी पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे फेलियर्स, मतलब कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से ये मॉडल जो था ये फेल हो गया। तो वो क्या रीज़न्स थे, क्या फेलियर्स थे, क्या शॉर्टकमिंग्स थी इस मॉडल की। कुछ कुछ पॉइंट्स तो थे जो इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, बट कुछ चीज़ें थी जो बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया और उसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स आए। तो क्या थे वो पॉइंट्स जो फेलियर्स बने बोहर मॉडल के। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। हमने पिछले लेक्चर में लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा था हाइड्रोजन एटम का या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स का, मतलब ऐसे एटम्स जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो उनका स्पेक्ट्रम जो था बोहर मॉडल एक्सप्लेन कर पाया। जो भी लाइन स्पेक्ट्रम था सिंगल इलेक्ट्रॉन का, ऐसे एटम जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है उनको तो उनका लाइन स्पेक्ट्रम तो वो एक्सप्लेन कर पाया। मतलब जब भी हम अगर उन एटम्स को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे और उनको स्टडी करेंगे तो कुछ लाइंस आती थी उनके स्पेक्ट्रम में, उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते थे। कुछ लाइंस आती थी और उसको बोलते थे कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बट जो भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, मतलब ऐसे एटम जिनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोहर जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम्स था उन्हीं का वो लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर पाया। सेकेंड पॉइंट आता है द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब जो हमने स्पेक्ट्रम स्टडी किया, लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी किया, उसमें जो भी अलग अलग लाइंस थी, कुछ तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा चमकीली लाइंस थी और कुछ थी जो हल्की हल्की चमकीली थी, कुछ थोड़ी डल थी। तो बोहर ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो इंटेंसिटी है, कि कुछ लाइंस बहुत ज़्यादा लाइट दे रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, और कुछ लाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, कम ब्राइट है, इसका रीज़न क्या है। तो ये भी बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाया। थर्ड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी 3D मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का 3 डायमेंशनल मॉडल भी ये बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट इज़ द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बाकी सारी चीज़ें तो फिर भी हो सकती थी, जो ये बैलेंस कर सकता था मॉडल, बट जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये थे जो बोहर्स मॉडल को सबसे बड़े झटके लगे। और इन्होंने क्या बोला, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉन होता है इट हैज़ बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। इसका मतलब है डी ब्रॉगली ने बोला कि जो भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं उनका डुअल नेचर होता है, मतलब वो वेव के जैसे भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करते हैं। बट बोहर ने जब एक्सप्लेन किया एटम को और इलेक्ट्रॉन को, जब उसने बताया तो उसने इलेक्ट्रॉन का सिर्फ पार्टिकल नेचर ही कंसीडर किया। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये सिर्फ पार्टिकल के जैसा ही बिहेव करता है, उसने वेव नेचर के बारे में कुछ भी नहीं बोला। बट डी ब्रॉगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका डुअल नेचर होता है, ये एज वेव भी बिहेव करेगा और एज पार्टिकल भी बिहेव करेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट जो था हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी it is not possible actually to calculate the position and momentum of a microscopic particle। मतलब जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी हम पोजीशन और उनकी वेलोसिटी एक साथ मेज़र नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ, ये हिजनबर्ग ने बोला। अब ये पॉइंट उसने बोला क्योंकि बोहर ने जो था, हमने देखा कि बोहर ने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब है बोहर ने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस पाथ पर फॉलो करते हैं, उसने इलेक्ट्रॉन का रास्ता बता दिया। साथ ही उसने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे घूम रहा है, मतलब उसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है और जो रास्ता है, किस रास्ते पर घूम रहा है, उसने वो चीज़ भी बता दी। बट हिजनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन या फिर उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम हम एक साथ साइमल्टेनियसली, का मतलब है एक ही टाइम पर जो है वो मेज़र कर सकें। इट इज़ नॉट पॉसिबल।
दैट इज़ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स जो है वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी जो है इट इज़ द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मतलब डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसका मतलब है कि हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। अब राइट हैंड साइड पर हमें पता है एच अपॉन 4 पाई है, एच भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी एच अपॉन 4 पाई के। इसका मतलब है अगर डेल्टा एक्स कम है, डेल्टा एक्स कम है तो डेल्टा पी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब अगर हम पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ मेज़र कर पा रहे हैं तो हम उसके मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ मेज़र नहीं कर सकते। अगर मोमेंटम मेज़र नहीं कर सकते इसका मतलब है हम उसकी वेलोसिटी को एक्यूरेसी से मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। अगर डेल्टा पी कम है, जो भी अनसर्टेनिटी है इन मोमेंटम, अगर वो कम है तो डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब है हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही नहीं बता पाएंगे एक्यूरेसी के साथ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम पोजीशन और मोमेंटम किसी भी माइक्रोस्कोपिक का एक ही साथ बता सकें। तो ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था और ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक था बोहर्स मॉडल का, जो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोहर्स मॉडल ये भी नहीं बता पाया कि जो भी केमिकली मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, कोई भी चीज़ है जो रिएक्ट कर रही है वो किस वजह से रिएक्ट कर रही है, और रिएक्ट करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं अलग अलग उनकी शेप क्या होगी, वो ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाया। 7th पॉइंट है द ज़ीमैन इफ़ेक्ट। ज़ीमैन इफ़ेक्ट होता है कि जब भी हम स्पेक्ट्रम जो होता है, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, अगर इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग लाइंस आई थी वो आगे टूट जाती हैं, फिर से ब्रेक हो जाती हैं मल्टीपल लाइंस में। तो एक लाइन की और ज़्यादा लाइंस बन जाएंगी, दूसरे की भी बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी, तीसरी की भी, चौथी की भी। तो इस तरह स्प्लिटिंग हो जाती है उन लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड में। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं ज़ीमैन इफ़ेक्ट। तो बोहर मॉडल जो था इस ज़ीमैन इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टार्क इफ़ेक्ट, ना ही वो स्टार्क इफ़ेक्ट एक्सप्लेन कर पाया। मतलब अगर हम स्पेक्ट्रम को, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उसी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करेंगे तो फिर से जो सिंगल लाइन है वो मल्टीपल बहुत सारी लाइंस में टूट जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। और वो क्यों हो रहा है ये भी चीज़ जो है बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये जो थी ये शॉर्टकमिंग्स थी बोहर्स मॉडल की। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्बिटल। अब जब बोहर्स मॉडल की काफ़ी सारे फेलियर्स आए उसके बाद आया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिट जो था वो तो बोहर मॉडल ने दिया था और ऑर्बिट की वजह से ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता पाएंगे एक साथ। तो इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होता है? इट इज़ द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो जगह है, 3D स्पेस जो है न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑर्बिट का मतलब है जो बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया, जैसे ये लाइन है, ये न्यूक्लियस है सेंटर में और ये लाइन है। अब बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी लाइन पर रिवॉल्व करेगा, ये पाथ है उसका, इसके अलावा वो इधर उधर नहीं जा रहा। बट ऑर्बिटल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ बीच में भी हो सकता है, और न्यूक्लियस के पास नज़दीक होने की जो है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जैसे ये डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है ज़्यादा जो घने घने डॉट्स हैं, डेंस जो डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो जो प्रॉबिलिटी है वो कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। तो ये पूरे का पूरा ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल है, स्फेयर है ये, और जो ऑर्बिट है वो सिर्फ ये सर्कुलर पाथ था जो बोहर ने दिया था। तो ये जो है, ये जो मैं शेप आपको स्फेरिकल दिखा रही हूँ, ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। उसी तरह पी ऑर्बिटल,
अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियस है सेंटर में और ये पी ऑर्बिटल है, 2 लोब्स हैं इसमें। अब इन 2 लोब्स में क्या होगा, इनमें भी देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ये डॉट्स हैं ये घने घने हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और जहाँ पर डॉट्स कम कम होते जा रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो ये ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिट था सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज गिवन बाय बोहर। और ऑर्बिटल जो है ये इट इज़ द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ एक रास्ता नहीं होगा, सर्कुलर पाथ नहीं होगा जिस पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। न्यूक्लियस के अराउंड जो भी जगह होगी, न्यूक्लियस के अराउंड जो जगह होगी 3D स्पेस होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उस पूरे की पूरी स्पेस को बोलेंगे हम ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल है। नेक्स्ट आता है बहुत ही, और जो भी शेप होती है एस ऑर्बिटल की ये स्फेरिकल होती है, और जो पी ऑर्बिटल की शेप होती है इट इज़ डम्बेल। ये नाम है इस शेप का, डम्बेल और स्फेरिकल। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्बिट। तो ऑर्बिट इज़ द वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड। ये हमने देखा भी है, जो मैंने आपको लाइन बताई थी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो ऑर्बिट